गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आजकल हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कण या पिंड की साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था का अर्थ है कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है। तो जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उस पर संतुलन के लिए चारों ओर से बल आरोपित होता है। इसी कारण से वो क्या होती है, संतुलन की अवस्था में होती है। और जो बल लग रहे हैं चारों तरफ से वो सभी समान परिमाण के होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वो वस्तु क्या होती है, स्थिर अवस्था में होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं, यदि कोई पिंड संतुलन की अवस्था में है तो उस पर कार्य करने वाले सभी बलों का बीजगणितीय योग 0 होगा। ठीक है, सभी बल जो चारों तरफ लग रहे हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे। और यदि हम उनको आपस में जोड़ते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बल विपरीत होते हैं, तो उनका योग क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, यदि पिंड पर दो बल कार्य कर रहे हैं, माना ये बल F1 व F2 हैं, तो संतुलन की स्थिति के लिए F1 बराबर किसके होगा, माइनस F2। दोनों व F1 और F2 के परिमाण बराबर होंगे, परंतु यहाँ पर F2 जो है विपरीत दिशा में होगा, F1 के विपरीत दिशा में होगा। तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे ये, और बराबर परिमाण के होंगे, तो वस्तु क्या होगी, अपने स्थान पर स्थिर अवस्था में रहेगी, यानी कि साम्य अवस्था में रहेगी। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखिए, यदि पिंड पर 3 बल F1, F2, F3 कार्य कर रहे हैं, तो सदिशों के त्रिभुज नियम से जोड़ने पर तो हम इसको देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से संतुलन की अवस्था में है। कोई वस्तु है जिस पर 3 बल कार्य कर रहे हैं, तो किस प्रकार से बल कार्य करेंगे। ये F1 इस प्रकार से हम वेक्टर रूप में, F1 क्या है, एक राशि है, इस प्रकार से दिखा देंगे इसको F1। ठीक है, इसके शीर्ष से F2 को दिखाएंगे, और तीसरा जो बल आपके पास F3 होगा, उसके F2 के शीर्ष से F3 के भुज को मिलाते हुए हम इस प्रकार से तीसरा बल खींच देंगे। ठीक है ना। तो ये एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चक्रीय रूप बना रहे हैं ये, यानी कि यदि हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो इनका जो परिणामी होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, अर्थात वस्तु साम्य अवस्था में है। चतुर्भुज नियम से भी हम इसको जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से आप F1 वेक्टर खींचा हमने, इसके बाद F2 वेक्टर खींचा, इन दोनों का जो परिणामी वेक्टर हो गया है F1 प्लस F2। ठीक है, चतुर्भुज बन गया ये। और ये जो परिणामी वेक्टर है, इसके विपरीत दिशा में जो अगला वेक्टर होगा आपके पास F3 हो, क्या होगा, इस परिणामी की क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। ठीक, तो इस प्रकार से F1 F2 आपके पास एक और होंगे, और F3 जो तीसरा जो इसको संतुलित करेगा वो क्या होगा, तीसरी ओर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर पिंड संतुलन की अवस्था यानी कि साम्य अवस्था में होगा। इसी प्रकार से यदि पिंड पर 4 बल कार्य कर रहे हैं, 5 बल कार्य कर रहे हैं, 6 बल कार्य कर रहे हैं, तो किस प्रकार से संतुलन में होगा ये। तो 4 बल वाला देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, F1, F2, F3, F4 4 बल कार्य कर रहे हैं, तो सबसे F1 खींचिए, इसके शीर्ष से दूसरे के भुज को मिलाते हुए F2 खींचा। इसी प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये सभी क्या होंगे, ये दाएं तरफ है, ये बाएं को चल रहा है, ये ऊपर को चल रहा है, ये नीचे को चल रहा है, यानी चक्रीय प्रक्रम में चल रहा है ये भी। लेकिन यहाँ पर परिणाम चारों की क्या है, समान है, तो इनका बीजगणित योग क्या हो जाएगा, 0 बराबर हो जाएगा। F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 दैट इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से आप अगर एक पिंड पर 4 से अधिक बल लग रहे हैं तो उनको भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक।
अगला पॉइंट है घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। तो घर्षण बल जो है ये दो पृष्ठ होते हैं उनके बीच लगता है। दो पृष्ठों के बीच जो लगने वाला जो बल होता है, और ये बल क्या होता है, आपेक्षिक गति का विरोध करता है। जो घर्षण बल होता है दो पृष्ठों के बीच कार्य करता है ये, और ये पिंडों की आपेक्षिक गति का विरोध करता है। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर जब दो वस्तुएं होती हैं वो स्थिर अवस्था में होती हैं, क्योंकि ये साम्यावस्था भी होती है एक तरह से, और यहाँ पर घर्षण बल भी कार्य करता है। ठीक है ना, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि साम्यावस्था जो होती है वो घर्षण बल के कारण ही होती है, और जब पिंड पर जो बल लगाते हैं तब जाके जो है उसमें घर्षण बल में कमी आएगी तो वस्तु जो है चलना प्रारंभ करेगी। तो ये दो पृष्ठों के बीच लगने वाला बल है, और ये पिंडों की जो आपेक्षिक गति होती है उसका विरोध करती है। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे। दो पृष्ठों के बीच लगने वाला बल जो पृष्ठों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है घर्षण बल कहते हैं। नंबर 1, घर्षण बल सदैव दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य कार्य करता है। घर्षण बल सदैव दो वस्तुओं के संपर्क तल, इस प्रकार से आपके पास पेन है और ये हमने यहाँ पे जो इसके नीचे संपर्क तल है, ठीक है ना, तो इनके बीच जो है ये कार्य करता है। ठीक, घर्षण गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जो आपके पास घर्षण बल होता है, घर्षण गति की अगर इधर की तरफ गति हो रही है तो घर्षण बल जो इसकी विपरीत दिशा में, तो घर्षण जो होता है गति के विपरीत दिशा में, घर्षण यहाँ पे कौन लगाएंगे, घर्षण जो है गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है घर्षण बल तलों के समांतर कार्य करता है। जो तल होते हैं इनके समांतर कार्य करता है। अगला है दो वस्तुओं की में जब आपेक्षिक गति करती हैं, दो वस्तुएं जब आपेक्षिक गति करती हैं तो घर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप घर्षण बल को लिख सकते हैं। संसेचक बल, यह एक ही पदार्थ के अणु के बीच लगने वाला बल संसेचक बल कहता है। एक ही पदार्थ के जो अणु हैं उनके बीच कार्य करने वाला जो बल होता है वो संसेचक बल कहलाता है। अगला है असंजक बल, विभिन्न पदार्थों के अणु के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है वो जो है असंजक बल कहलाता है। तो इसको लिखेंगे विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच, अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं और उनके अणुओं के बीच जो है जो बल लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं, असंजक बल कहते हैं। और एक ही पदार्थ के परमाणु के बीच, परमाणु के अणु के बीच जो पदार्थ के अणु के बीच लगने वाला जो बल होता है उसे हम क्या कहेंगे, संसेचक बल कहते हैं। तो हमने यहाँ पे घर्षण बल पढ़ा। घर्षण बल जो आपके पास इसके 3 प्रकार होते हैं। घर्षण बल आपके पास एक होता है स्थैतिक घर्षण, दूसरा होता है सीमांत घर्षण, तीसरा होता है गतिक घर्षण। तो घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। और इस प्रकार से गतिक घर्षण जो होता है आपके पास उसके 2 भाग होते हैं, एक होता है सर्पी घर्षण, एक होता है लोटनी घर्षण। तो घर्षण बल 3 प्रकार के हुए हैं, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण। ठीक है, और गतिक घर्षण 2 प्रकार का होता है, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण। स्थैतिक घर्षण, स्टैटिकल फ्रिक्शन को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो जैसे हमने बताया कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जो है चलती है या आपस में जब दो पृष्ठों की, दो वस्तुओं की आपेक्षिक गति होती है तो वहाँ पर एक बल कार्य करता है और वो बल जो है विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है जिसे हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं।
तो जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर के ऊपर चलने के लिए जो है हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं, लेकिन वस्तु फिर भी क्या बन रहती है, स्थिर बन रहती है। ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर चलाने के लिए बाह्य बल लगा रहे हैं, परंतु वस्तु स्थिर ही बनी रहती है। और वस्तु क्या रहती है, स्थिर अवस्था में, यानी कि स्थिर अवस्था में ही रहेगी। तो उसके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाला जो बल होता है उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। जैसे नाम से ये स्थिति के अनुसार स्थैतिक घर्षण बना हुआ है, यानी कि वस्तु स्थिर अवस्था में, बल लगाने के बाद भी वस्तु क्या है, स्थिर अवस्था में है, तो आपके पास स्थैतिक घर्षण कहलाता है। समझिए, तो लिखेंगे इसको, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर चलाने के लिए बाह्य बल लगाया जाता है, परंतु वस्तु स्थिर ही बनी रहती है। इसका जो मेन है स्थैतिक घर्षण का, परंतु वस्तु स्थिर ही बनी रहती है, तो उसके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। अगला है गति घर्षण। जैसे परिभाषा के अनुसार ही बताएगी गति घर्षण, ठीक है ना, यानी गति की अवस्था में जो घर्षण उत्पन्न होता है गति घर्षण कहलाएगा। तो जब दो संपर्क तलों के मध्य आपेक्षिक गति उत्पन्न की जाती है, दो संपर्क तलों के मध्य आपेक्षिक गति उत्पन्न की जाती है, तो इस अवस्था में संपर्क तलों के मध्य, जो संपर्क तल होते हैं उनके मध्य कार्य करने वाला जो बल होता है उसे हम क्या कहते हैं, गतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक, तो जब दो संपर्क तलों के मध्य आपेक्षिक गति उत्पन्न हो, तो इस अवस्था में संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले बल को गतिक घर्षण कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि गति घर्षण जो है दो प्रकार का होता है, सर्पी घर्षण और एक होता है लोटनिक घर्षण। इसमें कभी अंतर भी पूछ जाता है कि सर्पी घर्षण तथा लोटनिक घर्षण में जो है अंतर बताइए, तो इसको आप लिख सकते हैं। तो सर्पी घर्षण क्या होता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य, जो उनके संपर्क तल होते हैं उनके मध्य कार्य करने वाले घर्षण बल को हम क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण कहते हैं। क्या आपके पास कोई प्लेन कोई रोड है या प्लेन कोई सीट है और उसके ऊपर कोई जो है वस्तु चल रही है, ठीक है ना, तो इस प्रकार की जो है दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाली घर्षण बल को हम क्या कहेंगे, सर्पी घर्षण कहेंगे। ठीक, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है या चलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। लोटनी घर्षण में जो कोई वस्तु लुढ़क के चलती है यदि, तो लुढ़कती वस्तु की जो संपर्क तल जो होता है तो उसके संपर्क तलों के बीच लगने वाले जो बल होता है उसे हम क्या कहते हैं, लोटनी घर्षण कहते हैं। ठीक है ना, जैसे बॉल है, बॉल को हम फेंकते हैं तो उसका प्रत्येक बार जो है क्या होता है, चेंज, उसका जो संपर्क तल होता है वो बार बार चेंज होता रहता है। संपर्क तल जो होता है उसका बार बार चेंज होता रहता है। तो इस प्रकार से जो है जब संपर्क बार बार चेंज होता है तो ये हमारे लोटनी में आता है। ठीक, तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले बल को लोटनिक घर्षण कहते हैं। अगला आपके पास है सीमांत संतुलन की स्थिति। इसके बाद हम पढ़ते हैं सीमांत घर्षण। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, ठीक है, तो वस्तु पर विरोधी घर्षण बल कार्य करने लगता है। जब बाह्य बल के मान में वृद्धि करते हैं तो घर्षण बल
यानी कि जो विरोधी घर्षण बल है का मान भी बढ़ने लगता है। यहाँ पे चित्र में दिखा रखा है हमने, ये कोई पिंड है और इस पर हमने कोई बल लगा रखा है। तो जब हम इस पर जो है बल लगाते हैं तो इसकी विपरीत दिशा में भी एक बल कार्य करता है। शुरू में वस्तु यहाँ पर विरामावस्था में थी, तो विरामावस्था में इसका जो भार होता है वो नीचे की तरफ कार्य करता है, ये बल है भार mg, तो ये नीचे की तरफ कार्य करता है और पृथ्वी से ऊपर की तरफ एक प्रतिक्रिया बल लगता है जो इस भार को संतुलित करता है, उसे आर से दिखा रखा है, ये प्रतिक्रिया बल कहलाता है। तो ये अभी संतुलन की अवस्था में है। जब हम इस पर कोई बाह्य बल लगाते हैं तो बाह्य बल लगाने पर इसके संपर्क तल के मध्य क्या होता है, एक घर्षण बल उत्पन्न होता है जो इस गति का विरोध करता है, यानी कि विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम क्या करते हैं, एफ के मान को, जो बाह्य बल हम लगा रहे हैं उसके मान को बढ़ाते जाते हैं तो एफ एस का मान भी बढ़ता जाता है, यानी कि जो आपके पास स्थैतिक घर्षण बल है इसका मान भी बढ़ता जाता है। बाह्य बल को और अधिक बढ़ाने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि वस्तु बिल्कुल चलने को तैयार होती है, यानी कि थोड़ा सा इसके बाद अगर हम और बल बढ़ा दें तो वस्तु चलने शुरू हो जाएगी। तो एक अवस्था ऐसे आती है यहाँ पर कि वस्तु चलने को तैयार हो जाती है। जब हम बाह्य बल को बढ़ाते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसे आती है कि वस्तु बिल्कुल चलने की अवस्था में आ जाती है। ठीक है ना, चलने की अवस्था में आ जाती है। तो वही आपके पास जो बल होता है वही सीमांत संतुलन का की स्थिति होती है, और यही स्थिति हमारी जो बल कहलाता है यहाँ पर इस अवस्था में, जबकि वस्तु चलने के लिए तैयार है, चलने की अवस्था में आ चुकी है बिल्कुल, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा भी बल अगर बढ़ाते हैं तो वस्तु चल लेगी। ठीक है, तो वह जो स्थिति होती है, चरम अवस्था जो होती है ये वाली, इस अवस्था को हम सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक है, तो बाह्य बल के एक निश्चित मान पर एक स्थिति ऐसी आती है, बाह्य बल के एक निश्चित मान पर जब बाह्य बल को बढ़ाते जाते हैं तो एक निश्चित मान पर जो क्या होता है कि वस्तु ठीक चलने को तैयार हो जाती है, यानी कि ठीक चलने की अवस्था में आ जाती है। यह स्थिति ही सीमांत संतुलन की स्थिति कहलाती है। ठीक है, तो सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत संतुलन की अवस्था में, जैसे हमने बताया आपको कि वस्तु बिल्कुल चलने की अवस्था में आ चाहिए, तो सीमांत संतुलन की अवस्था में या स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को, जबकि वस्तु चलने को तैयार हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सीमांत घर्षण कहते हैं। तो सीमांत संतुलन की अवस्था में अथवा स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को, स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को, जबकि वस्तु ठीक चलने को तैयार हो, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। एफ एस इज प्रोपोर्शनल टू आर, तो यहाँ पर जो है स्थैतिक जो घर्षण होता है, घर्षण बल जो लग रहा है वो प्रतिक्रिया बल की क्या हो जाता है, अनुक्रमानुपाती हो जाता है, यानी कि एफ एस का मान बढ़ेगा तो वो जो प्रतिक्रिया बल के बराबर के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, और इस प्रकार से एफ एस बराबर हो जाएगा म्यू एस आर, और इस अवस्था में जो है ये सीमांत घर्षण की अवस्था है। ठीक है ना, तो आर क्या है, अविलंब प्रतिक्रिया बल है, और म्यू एस क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक है। तो इस प्रकार से आपने आज घर्षण को पढ़ा, साम्यावस्था को पढ़ा, सीमांत संतुलन की स्थिति को हमने देखा। ठीक है, आप इनको जो है ध्यान से परिभाषाओं को याद कीजिए, ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं कि घर्षण बल हमारा कहाँ पे लगता है,
इस अवस्था में रुकता है, साम्यावस्था क्या होती है, ठीक है ना, सीमांत संतुलन की स्थिति क्या होती है, ठीक, तो याद करते रहिए। ओके।